हेलो स्टूडेंट। आज हम बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट भारत के भूगोल के यूनिट सेकंड के एक टॉपिक जलवायु, भारतीय जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने भारत की जलवायु के बारे में बताया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम मानसूनी जलवायु का अध्ययन करेंगे। चूँकि भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, अतः इस टॉपिक में हम मानसूनी जलवायु से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, चूँकि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हवा की दिशा में परिवर्तन। चूँकि भारत प्रायद्वीपीय स्थिति रखता है, इसके तीनों ओर हिंद महासागर का विस्तार है, जिसके कारण जल और स्थल के असमान वितरण के कारण विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के वायु दाब की दशाएं उत्पन्न होती है। चूँकि पवन की विशेषता होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करना, इसलिए जब ग्रीष्म ऋतु में भारत के धरातल वाला भाग अत्यंत गर्म हो जाता है और जिसके कारण वायुदाब निम्न हो जाता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा तापमान और वायुदाब में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, विलोम संबंध होता है। यानी किसी स्थान पर तापमान जितना अधिक होगा उस स्थान का वायुदाब उतना ही कम होगा। तो हम देख सकते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु में मई जून में सूरज कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो भारत की जो मुख्य भूमि है यानी कि जो धरातल वाला भाग है वो काफ़ी गर्म हो जाता है और जिसके फलस्वरूप वहाँ वायुदाब का निम्न केंद्र बन जाता है। इसके उलट जो महासागरीय विस्तार है, हिंद महासागर वाला भाग इतना अधिक गर्म नहीं हो पाता, क्योंकि जल और थल के गर्म और ठंडे होने की दर अलग अलग होती है, जिसके कारण जो जल वाला भाग है, हिंद महासागर वाला भाग है, वो इतना अधिक गर्म नहीं होने के कारण वहाँ वायुदाब की उच्च दशाएं उत्पन्न हो जाती है। अब जब हमें उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की अलग अलग दशाएं प्राप्त हो गई तो पवन क्या करेगी, हिंद महासागर जो उच्च वायुदाब का केंद्र है, ये लिखा है मैंने HP उच्च वायुदाब, यहाँ से निम्न वायुदाब की ओर गतिशील होगी। और चूंकि इसकी दिशा पवन की दक्षिण पश्चिमी होती है, इसलिए इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। खास करके ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के संक्रमण की अवस्था रहती है ये। चूँकि पवनें जब महासागरीय भागों से आएगी तो वहाँ पर गर्मी से प्राप्त जो वाष्पीकरण प्लस पवनों की घर्षण गति से जो सागर की आर्द्रता है वो वायु में समावेशित हो जाती है। और वही आर्द्रता जब पवनें धरातल पर पहुंचती है उस आर्द्रता को लाके, उस नमी को लाकर धरातल पर बारिश करती है और ये इसी को हम वर्षा ऋतु कहते हैं। तो ये स्थिति रहेगी। अब वापस क्या होगा, जब अक्टूबर नवंबर की स्थिति आएगी उस समय लगभग दिसंबर के आसपास आपको पता है कि सूरज दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा। कब? दिसंबर में। तो उस समय क्या होगा, ये स्थिति उलट हो जाएगी, यानी जो धरातल वाला भाग है वो एकदम ठंडा हो जाएगा और जो जल वाला भाग है वो भी गर्म रहेगा, इतना जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो धरातल वाले भाग में देखिए यहाँ पर ये तो बन गया उच्च वायुदाब, क्योंकि चूंकि यहाँ तापमान बहुत कम हो गया, तापमान कम होगा तो वायुदाब उच्च होगा। तो यहाँ उच्च वायुदाब, और जो सागर वाला भाग है वहाँ तापमान अभी भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्योंकि सागर देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, तो वो भी क्या होगा, गर्म होगा। गर्म यानी तापमान यहाँ ज़्यादा होगा, तो यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र रहेगा और पवन वापस उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। चूँकि पवन धरातलीय भाग से आती है, वहाँ पर न तो सागर है न कोई पानी वाला भाग है, इसलिए वहाँ उस वायु में नमी या आर्द्रता नहीं होगी, इसलिए वो सूखी होगी और ये बारिश भी नहीं करेगी। केवल अपवाद स्वरूप जो बंगाल की खाड़ी से, चूंकि इन पवनों की दिशा देखिए उत्तरी पूर्वी है, उत्तरी पूर्वी होने के कारण इसको उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं या लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। ये तो चूंकि ये पवनें देखिए, कुछ पवनें जो बंगाल की खाड़ी से आके ये जो कोरोमंडल वाला तट है, ये वाला भाग पश्चिम बंगाल के दक्षिणी पश्चिमी तट वाला भाग, कोरोमंडल का तट, यहाँ पर बारिश करती है। तो यहाँ पे शीतकालीन बारिश का ये एकमात्र प्रमुख क्षेत्र है कोरोमंडल का तट, जो उत्तरी पूर्वी या लौटते हुए मानसून से बारिश प्राप्त करता है। अब देखिए भारतीय मानसून जलवायु की क्या विशेषता है। तो भारत की जलवायु के बारे में कहा गया है कि भारत में केवल 3 ही मौसम होते हैं, मानसून पूर्व के महीने, मानसून के महीने और मानसून के बाद के महीने। यद्यपि यह भारतीय जलवायु
पर एक हास्योक्ति है, फिर भी भारत की जलवायु के मानसून पर पूर्णतः निर्भर होने को यह अच्छी तरह व्यक्त करता है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। अरब सागर में बहने वाली मौसमी हवाओं के लिए अरब मल्लाह इस शब्द का प्रयोग करते थे। उन्होंने देखा कि ये हवाएं जून से सितंबर के गर्मी के दिनों में दक्षिणी पश्चिमी दिशा में और नवंबर से मार्च के सर्दी के दिनों में उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती है। एशिया और यूरोप का विशाल भूभाग, जिसका एक हिस्सा भारत भी है, ग्रीष्म काल में गर्म होने लगता है। इसके कारण उसके ऊपर की हवा गर्म होकर उठने और बाहर की ओर बहने लगती है। पीछे रह जाता है कम वायुदाब वाला एक विशाल प्रदेश। यह प्रदेश अधिक वायुदाब वाले प्रदेशों से वायु को आकर्षित करता है। अधिक वायुदाब वाला एक प्रमुख बहुत बड़ा प्रदेश भारत को घेरने वाले महासागरों के ऊपर मौजूद रहता है। क्योंकि सागर स्थल भागों को जितना गर्म नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर वायु का घनत्व अधिक रहता है। उच्च वायुदाब वाले सागर से हवा मानसूनी पवनों के रूप में जमीन की ओर बह चलती है। सागरों से निरंतर वाष्पीकरण होते रहने के कारण यह हवा नमी से लदी होती है, यानी आर्द्रता भरी हुई होती है। यही नमी भरी हवा ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में जानी जाती है और यहाँ भारत के मुख्य भाग में घनघोर बारिश करती है। भारतीय प्रायद्वीप की नोक यानी कन्याकुमारी पर पहुंचकर यह हवा दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा अरब सागर की ओर बह जाती है और एक बंगाल की खाड़ी की ओर। अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट यानी जो सह्याद्री पर्वत है, अरब सागर वाला भाग के ऊपर से बहकर दक्षिणी पठार की ओर बहने लगती है। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पवन बंगाल से होकर भारतीय उपमहाद्वीप में घुसती है। देखिए, ये भारत में मानसून के आगमन की तिथियां अलग अलग। सबसे पहले जो हमारा कन्याकुमारी वाला भाग है, यहाँ पर 1 जून को मानसून प्रवेश कर लेता है। फिर धीरे धीरे 5 जून, 10 जून, 15 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई और 1 अगस्त तक संपूर्ण भारत में इसका विस्तार हो जाता है। ये पवनें अपने मार्ग में पड़ने वाले प्रदेशों में निरंतर वर्षा गिराते हुए आगे बढ़ते हैं और अंत में हिमालय पर्वत पहुंचते हैं। इन गगनचुंबी कुदरती दीवार पर विजय पाने की उसकी हर कोशिश नाकाम रहती है और विवश होकर उन्हें ऊपर उठना पड़ता है। इससे उनमें मौजूद नमी घनीभूत होकर पूरे उत्तर भारत में मूसलाधार वर्षा के रूप में गिर पड़ती है। जो हवा हिमालय को लांघकर यूरेशियाई इन चाइना वाले तिब्बत वाले भूभाग की ओर बहती है, वह बिल्कुल सूखी होगी, यानी वो वृष्टि छाया प्रदेश माना जाएगा। इसके कारण वहाँ बारिश न्यूनतम होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के ठेठ दक्षिणी भाग में 1 जून को पहुंचता है। साधारणतः मानसून केरल के तटों पर जून महीने के प्रथम 5 दिनों में प्रकट होता है। यहाँ से वह उत्तर की ओर बढ़ता है और भारत के अधिकांश हिस्से पर जून के अंत तक पूरी तरह से छा जाता है। सर्दी में जब स्थल भाग अधिक जल्दी ठंडे हो जाते हैं, प्रबल शुष्क हवाएं उत्तरी पूर्वी मानसून बनकर बहती हैं। उनकी दिशा गर्मी के दिनों की मानसूनी हवाओं की दिशा से विपरीत होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून भारत के स्थल और जल भागों में जनवरी की शुरुआत तक, जब एशियाई भूभाग का तापमान न्यूनतम छा जाता है। इस समय उच्च दाब की एक पट्टी पश्चिम में भूमध्य सागर और मध्य एशियाई से लेकर उत्तरी पूर्वी चीन तक के भूभाग में फैलती है। बादलहीन आकाश, बढ़िया मौसम, आर्द्रता की कमी और हल्की उत्तरी हवाएं इस अवधि में भारत के मौसम की विशेषताएं होती हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जो वर्षा होती है वह परिमाण यानी मात्रा में तो न्यून, परंतु सर्दी की फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून तमिलनाडु में विस्तृत वर्षा कराता है, जिसमें मैं बता चुका हूँ कोरोमंडल का तट। यह तो सच है कि तमिलनाडु का मुख्य वर्षा काल उत्तरी पूर्वी मानसून के समय ही होता है। यह इसलिए कि पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों की आड़ में आ जाने के कारण उत्तरी पूर्वी मानसून से उसे अधिक वर्षा नहीं मिल पाती। नवंबर दिसंबर के महीनों में तमिलनाडु अपनी संपूर्ण वर्षा का अधिकतर अंश प्राप्त करता है। भारत में बरसने वाली अधिकांश वर्षा मानसून काल में ही गिरती है। संपूर्ण भारत के लिए औसत वर्षा की मात्रा 117 सेंटीमीटर है। वर्षा की दृष्टि से भारत बड़ा विरोधपूर्ण प्रसंग प्रस्तुत करता है। चेरापूंजी मौसिनराम, जिसका नाम हो गया मेघालय राज्य में, विश्व की सर्वाधिक 1100 सेंटीमीटर वर्षा को प्राप्त करता है। वहीं जैसलमेर में मात्र 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे बहुत ही क्षेत्रीय असमानता है वर्षा के वितरण को लेके। मानसून काल भारत के किसी भी भाग के लिए निरंतर वर्षा का समय नहीं होता। कुछ दिनों तक वर्षा निर्बाध रूप में होती रहती है, जिसके कारण कई दिनों तक बादल चुप्पी साध लेते हैं। वर्षा का आरंभ भी समस्त भारत या उसके काफ़ी बड़े क्षेत्र के लिए अक्सर विलंब से होता है। कई बार वर्षा समय से पहले ही समाप्त हो जाती है या देश के किसी हिस्से में अन्य हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक वर्षा हो जाती है। यह अक्सर देखा जाता है कि बाढ़ और सूखे की विषम परिस्थितियां देश में आती रहती है।
क्योंकि भारत के अधिकांश भागों में वर्षा केवल मानसून के 3-4 महीनों में ही गिरती है, बड़े तालाब, बांध, नहर से दूर स्थित गांवों में पीने के पानी का संकट उपस्थित हो जाता है। उन इलाकों में जहां वर्षा काल में पर्याप्त बारिश होती है, मानसून पूर्व काल में लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पानी के संचयन की व्यवस्था की कमी है, यानी वर्षा जल संग्रहण इतने बड़े पैमाने पर यहाँ नहीं होता। इसके साथ ही भारतीय वर्षा बहुत भारी होती है, एक बहुत छोटी अवधि में ही हो जाती है। इस कारण से वर्षा जल को जमीन के नीचे उतरने का अवसर नहीं मिलता है, यानी भूमिगत जल में बढ़ोतरी नहीं हो पाती। वह सतह से तुरंत बहकर बरसाती नदियों के सूखे पाटों को कुछ दिनों के लिए भर देता है और बाढ़ का कारण बनता है। जमीन में कम पानी रिसने से वर्ष भर बहने वाले झरने कम ही होते हैं और पानी को सोख लेने वाली हरियाली पनप नहीं पाती। हरियाली रहित खेतों में वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है, यानी मिट्टी का अपरदन भी होता है। मिट्टी के ढेले उनके अज्ञात से टूटकर बिखर जाते हैं और अधिक मात्रा में मिट्टी का अपरदन होता है। अब एक आपके इस टॉपिक इसमें है पश्चिमी विक्षोभ। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाके में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, अंध महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान, नेपाल पर गिरा देते हैं। उत्तर भारत में रबी की फसल के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए ये तूफान अति आवश्यक है। आपको पता होगा कि एक मावठ शब्द आता है, जो शीतकालीन उत्तरी पश्चिमी भारत में जो स्थानीय सर्दी की बारिश होती है उसको मावठ बोलते हैं, और वो रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। यही मावठ को उत्पन्न करने वाला जो विक्षोभ है वो पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब हलचल, डिस्टर्बेंस। पश्चिमी यानी जिसकी दिशा पश्चिम से हो। पश्चिमी विक्षोभ एक मौसमी परिघटना है जो पछुआ पवन के ऊपरी वायु परिसंचरण क्षेत्र में विकसित एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र या गर्त है, जो हवा के तापमान, दाब एवं वायु संचार प्रणाली में परिवर्तन लाकर वर्षण की दशा उत्पन्न करता है। ये हवाएं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तीव्र गति से बहती है। ये उप हिमालय पट्टी के आसपास पूर्व की ओर मुड़ जाती है और सीधे अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच जाती है, जिससे गंगा के मैदानी इलाकों में हल्की वर्षा और हिमालय पट्टी में हिम वर्षा होती है। क्रियाविधि। इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ध्रुवीय वायुराशि का दक्षिण की ओर खिसकने एवं उसके उष्णकटिबंधीय वायुराशि से समागम के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय वाताग्र के सहारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के जनन से होती है। ये चक्रवात पछुआ जेट स्ट्रीम के सहारे पश्चिमी एशिया से गुजरते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं। भारत में पहुंचकर ये चक्रवात संधिरावस्था को प्राप्त करते हैं, जिससे गर्म वायुराशि ऊपर की ओर विस्थापित होती है तथा धरातल पर ठंडी पवनों का प्रसार हो जाता है। यद्यपि भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी उपस्थिति पछुआ पवन के प्रभाव में साल भर होती है, तथापि शीतकाल में जनवरी तथा फरवरी महीने पछुआ पवन के दक्षिण की ओर अवतरण से इसके विकास की आदर्श दशाएं प्रकट करते हैं। अब पश्चिमी विक्षोभ कितना महत्वपूर्ण है, इसकी क्या प्रासंगिकता है, तो देखिए, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती वर्षा लाते हैं शीतकाल में, जो भारत में शीतकालीन फसलों यथा गेहूं, दलहन, तिलहन आदि के लिए लाभकारी होता है। ये हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में हिमपात हेतु उत्तरदायी है, जो भारत के सदाबहार नदियों की सततता एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में रबी की फसल की उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। यह शीतकाल में वर्षा लाकर भौम जल स्तर को ऊपर लाने व जल संचय को बढ़ावा देते हैं। यह प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल दशा प्रदान करता है। यह संपूर्ण पर्यावरण और पारिस्थितिकी की उत्पादकता और पोषण स्तर में वृद्धि लाता है। एक शब्द लिखा है मैंने, नार्वेस्टर। नार्वेस्टर मुख्य रूप से जो मानसून पूर्व की जो बारिश होती है, या कह सकते हैं तूफान या अंधड़ होती है, खास करके जो उत्तरी पूर्वी भारत वाला हिस्सा है, ये छोटा नागपुर का पठार, मेघालय वाला भाग है, ये पूरा का पूरा जो लगभग आप कह सकते हैं कि मई जून में जो स्थानीय चक्रवात या तूफान होते हैं उसको हम नॉर्वेस्टर बोलते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बताया है कि सर्दियों के मौसम में ये पूरा का पूरा उत्तरी पश्चिमी भारत वाला भाग हो गया, और ये देखिए अफ्रीका और यूरोप के मध्य ये भूमध्य सागर हो गया,
ये लाल सागर हो गया, ये अरब सागर हो गया, और ये हो गया कैस्पियन सागर, और ये हो गया काला सागर। तो ये पश्चिम से तीव्र गति से यहाँ सर्दियों में ये पवनें चलती है, जिनको पछुआ पवनें बोलते हैं। चूँकि ये सागरीय भागों से आती है, छोटे मोटे सागर है, यहाँ से जितनी भी आर्द्रता लाके यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी भारत में, ये यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में यहाँ पे स्थानीय जो चक्रवातीय जो शीतकालीन बारिश होती है उसी को मावठ बोलते हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ का ही परिणाम है। और चूंकि जैसे जैसे हम उत्तर में जाएंगे, ये जम्मू कश्मीर और ये जो हिमालय वाला भाग है, यहाँ पे बर्फबारी होगी, और ये बर्फबारी से ही ये पूरे जो पहाड़ है वो बर्फ से ढक जाते हैं, और वही गर्मी में पिघलकर हमारे सदावाहिनी नदियों का स्रोत बनते हैं। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं इस डायग्राम से कि वास्तव में पश्चिमी विक्षोभ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक होता है आम्र वर्षा। ये आम्र वर्षा, काल वैसाखी, लू, ये सब मानसूनी बारिश से पूर्व की जो स्थानीय दशाएं हैं उनको व्यक्त करते हैं। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते मानसूनी बौछारें पड़ती है, जो केरल में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देता है। कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। फिर है काल वैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में वैसाख के महीने में, यानी अप्रैल मई में, वैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इसके स्थानीय नाम काल वैसाखी से लगाया जा सकता है। काल यानी नुकसान पहुंचाने वाला, जिसका अर्थ है वैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी हैं। असम में इन तूफानों को बारदौली छिड़ा अथवा चाय वर्षा, टी शॉवर भी कहा जाता है। फिर है लू। उत्तर भारत में पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली ये बहुत ही शुष्क, अत्यंत गर्म और पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच में इनकी तीव्रता बहुत ही अधिक मानी गई है। तो ये सब मानसून पूर्वी जो स्थानीय विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस है, उनके अलग अलग स्थानीय नाम है, और इनके पश्चात ही मानसून या बरसात का दौर शुरू होता है। अब अगले वीडियो में हम इसी भारतीय मानसूनी जलवायु का एक और टॉपिक का अध्ययन करेंगे।